नमस्कार, मैं जिया सक्सेना और आप देख रहे हैं आरकेबी न्यूज़। और अब एक नज़र आज की ताज़ा खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम आदेश देते हुए कहा कि बिहार की मतदाता सूची में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान आधार कार्ड को 12वें वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए। कोर्ट ने साफ किया कि आधार नागरिकता का सबूत नहीं है, लेकिन पहचान और निवास का प्रमाण है। चुनाव आयोग को तुरंत अपने अधिकारियों को निर्देश देने के लिए कहा गया। यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि बिहार में हाल ही में जारी मसौदा मतदाता सूची से करीब 65 लाख नाम हटाए गए थे, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हुआ। विपक्षी दलों का आरोप है कि तकनीकी अड़चनों और गलत निर्देशों के कारण असली मतदाता बाहर किए जा रहे हैं। आरजेडी की ओर से कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी थी कि आधार जैसे सार्वभौमिक दस्तावेज को नजरअंदाज करना गलत है। वहीं चुनाव आयोग का कहना था कि आधार नागरिकता का सबूत नहीं हो सकता। कोर्ट ने साफ किया कि असली नागरिकों को शामिल करना जरूरी है और फर्जी दस्तावेज वालों को बाहर करना होगा। यह विवाद बिहार चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। नेपाल में सरकार द्वारा फेसबुक, यूट्यूब और एक्स जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के बाद रविवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। काठमांडू में पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़पों में 6 लोगों की मौत हो गई और 42 घायल हो गए। ये डेटा खबर लिखने के समय अनुसार तक है। रिपोर्टों के अनुसार हजारों लोग संसद की ओर मार्च करते हुए सुरक्षा घेरा तोड़कर आगे बढ़े, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस, पानी की बौछारें और लाठीचार्ज किया। हालात बिगड़ने पर सेना की तैनाती की गई और संसद, राष्ट्रपति भवन व सरकारी सचिवालय के बाहर कर्फ्यू लगा दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्टाचार बंद करो, सोशल मीडिया नहीं जैसे नारे लगाए। सरकार का कहना है कि प्लेटफॉर्म फर्जी पहचान और गलत सूचना फैलाने में इस्तेमाल हो रहे थे, इसलिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया। टिकटॉक, वाइबर और 3 अन्य ऐप्स ने पंजीकरण करा लिया है, लेकिन बड़े प्लेटफॉर्म ने ऐसा नहीं किया। अधिकारियों ने बताया कि कर्फ्यू रात 10 बजे तक लागू रहेगा और सुरक्षा कर्मियों को रबर की गोलियां चलाने की अनुमति दी गई है। बता दें कि नेपाल की सरकार द्वारा लोकप्रिय 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर बैन लगाया गया है। नेपाल में हाल के महीनों में असंतोष की लहर देखी गई है। बढ़ते कर, नौकरी के अवसरों में कमी, भ्रष्टाचार के मामले और सांसदों द्वारा जनता को मूर्ख कहने जैसे बयानों ने लोगों का गुस्सा बढ़ाया है। इसके अलावा एक टैक्सी चालक की पुलिस वाहन से कुचलकर मौत और कुछ सांसदों के देश छोड़कर भागने की खबरों ने स्थिति को और तनावपूर्ण बना दिया। यह घटना नेपाल के लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। प्रदर्शनकारी सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिसमें सोशल मीडिया प्रतिबंध हटाना, भ्रष्टाचार पर जांच और जनहित में नीतियां शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार का कड़ा रुख और सैन्य बल की तैनाती स्थिति को और मुश्किल बना सकती है। रूस ने रविवार को यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें ड्रोन और मिसाइलों से सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया। इस हमले में 4 लोगों की मौत हुई और कई जगहों पर नुकसान पहुंचा। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर दूसरे चरण की कड़ी पाबंदियों का संकेत दिया। अमेरिकी ट्रेजरी चीफ स्कॉट बेसेंट ने साफ कहा कि रूसी तेल खरीदने वाले देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, पर अतिरिक्त पाबंदियां लग सकती हैं। इससे भारत प्रभावित हो सकता है, क्योंकि वह रूस से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल खरीदता है। हाल ही में अमेरिका ने भारत के निर्यात पर 25% दंडात्मक टैरिफ लगाया था, जिससे कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया। ट्रंप का आरोप है कि भारत रूसी युद्ध मशीन को ईंधन दे रहा है, हालांकि भारत ने इसे अपनी ऊर्जा सुरक्षा की जरूरत बताया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप से रूस पर और कठोर कार्रवाई की मांग की और पुतिन से शांति वार्ता के लिए तैयार होने का संकेत दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम भारत समेत वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव कल यानी मंगलवार 9 सितंबर को होना है, जिसके लिए सोमवार को संसद के सेंट्रल हॉल में सांसदों को मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। पहले एनडीए और विपक्ष ने डिनर मीटिंग का प्लान बनाया था, लेकिन पंजाब में आई बाढ़ के चलते दोनों ने इसे रद्द कर दिया। इस बार मुकाबला एनडीए उम्मीदवार और बीजेपी के वरिष्ठ नेता व महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है। मतदान मंगलवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा और नतीजे उसी दिन शाम को घोषित किए जाएंगे। निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के कुल 781 सदस्य शामिल हैं। विपक्ष ने रेड्डी को सामाजिक और न्याय प्रिय योद्धा बताया है, जबकि संख्या बल एनडीए के पक्ष में माना जा रहा है। दिल्ली में नया राजनीतिक विवाद तब शुरू हुआ जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति
मनीष गुप्ता एक सरकारी बैठक में उनके बगल में बैठे नजर आए। मनीष गुप्ता कारोबारी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन कोई सरकारी पद पर नहीं है। आम आदमी पार्टी ने इसे असंवैधानिक बताते हुए भाजपा पर परिवारवाद का आरोप लगाया और कहा कि दिल्ली में फुलेरा पंचायत चल रही है। आप नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि सीएम के पति खुद को सुपर सीएम की तरह पेश कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी सवाल उठाया कि सरकार रेखा चला रही है या उनके पति। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने बचाव करते हुए कहा कि मनीष गुप्ता शालीमार बाग के प्रतिनिधि और समाज सेवी हैं, इसलिए बैठक में उनकी मौजूदगी गलत नहीं है। बता दें कि यह विवाद नया नहीं है। इससे पहले भी मनीष गुप्ता सरकारी बैठकों की अध्यक्षता करते दिखे थे, जिस पर विपक्ष ने उन्हें सरपंच पति की तरह काम करने का आरोप लगाया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई देगा। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने स्वीकार किया कि इस कदम से देश की जीडीपी पर असर पड़ेगा। उन्होंने ब्लूमबर्ग टीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि टैरिफ के कारण इस साल जीडीपी में 0.5% से 0.6% तक की कमी हो सकती है। नागेश्वरन ने उम्मीद जताई कि यह टैरिफ लंबे समय तक लागू नहीं रहेगा, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि जुलाई से सितंबर की दूसरी तिमाही और आगे की कुछ तिमाहियों में उत्पादन और निर्यात के आंकड़ों पर इसका असर दिखेगा। भारत सरकार ने सोशल मीडिया पर कंटेंट को हटाने के लिए नया प्लेटफॉर्म सहयोग लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य सिर्फ सुरक्षा और कानून व्यवस्था नहीं, बल्कि उन पोस्टों को भी हटवाना है जो सरकार की आलोचना करती हैं। फरवरी 2025 में प्रयागराज कुंभ के दौरान हुई भीड़ भगदड़ में 18 लोगों की मौत के बाद रेलवे मंत्रालय ने सोशल मीडिया कंपनियों को निर्देश दिए कि वे आलोचनात्मक पोस्ट हटा दें। इसके लिए सरकार ने अब सहयोग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म के तहत अब जिला अधिकारी, पुलिस और राज्य स्तरीय अधिकारी भी पोस्ट हटवाने की मांग कर सकते हैं। 72 कंपनियों ने सहयोग ज्वाइन कर लिया है, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, गूगल, लिंक्डइन, एप्पल आदि। लेकिन एलन मस्क की एक्स ने इसे सेंसरशिप पोर्टल बताते हुए अदालत में चुनौती दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि सेक्शन 79 के तहत सहयोग प्लेटफॉर्म सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए सेक्शन 69A के सुरक्षा नियमों को दरकिनार कर देता है। कई पत्रकारों, मीडिया हाउसेस और नागरिकों के पोस्ट बिना किसी स्पष्ट कारण के हटाए जा रहे हैं। विशेष रूप से पाकिस्तान और कश्मीर से जुड़े मामलों में सरकार ने हजारों अकाउंट्स ब्लॉक किए हैं। एक्स और कुछ पत्रकारों ने इसे चुनौती दी है और कहा है कि यह फ्री स्पीच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने सोमवार को कांग्रेस के इस दावे का खंडन किया कि उसने महाराष्ट्र में अपने कार्यकर्ताओं को एसएमएस भेजकर उन्हें एक डॉक्यूमेंट्री के बारे में सूचित करने के लिए पार्टी के आवेदन को अस्वीकार कर दिया था, जिसमें बताया गया था कि महाराष्ट्र 2024 के चुनाव कैसे चुराए गए थे। एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्राई ने कहा कि कोई भी आवेदन अस्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि एजेंसी व्यक्तिगत एसएमएस टेम्पलेट को मंजूरी नहीं देती है और आवेदन को सेवा प्रदाता STPL ने अस्वीकार किया था। कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती ने इसे सरकार, चुनाव आयोग और नियामक एजेंसियों के बीच मिलीभगत बताया। वहीं सांसद मणिकम टैगोर ने ट्राई को भाजपा का IT सेल तक कह दिया और सवाल उठाया कि अगर चुनाव चोरी नहीं हुई तो सरकार एक YouTube लिंक से क्यों डर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सीट बंटवारे की राजनीति तेज हो गई है। ट्रेंड अलायंस में अब तक 6 दल थे, RJD, कांग्रेस, CPI, CPM, PIP और CPI-ML। अब इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM और पशुपति पारस गुट यानी LJP भी शामिल हो गए हैं। कुल 243 सीटों पर अब 8 दलों में बंटवारा करना होगा, जिससे सहमति बनाना मुश्किल हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक LJP पारस गुट को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं, जिनमें से पारस और उनके बेटे चुनाव लड़ सकते हैं। JMM को बांका, मुंगेर और भागलपुर इलाकों में सीटें दी जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने साफ कहा कि सभी दलों को कुछ सीटें छोड़नी होंगी और गठबंधन के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। इधर एनडीए में भी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की मांगों से सीटों का बंटवारा चुनौती बन गया है। बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी SIR को लेकर विपक्ष आक्रामक हो गया है। विपक्ष का कहना है कि अगर सिर्फ 1% वोटर लिस्ट से हटाए गए तो करीब 7.9 लाख वोटर्स प्रभावित होंगे। इसका सीधा असर लगभग 35 सीटों पर पड़ सकता है, जहां 2020 विधानसभा चुनाव में जीत का अंतर बहुत ही मामूली था। 2020 चुनाव में 35 सीटों पर जीत का अंतर 3000 वोट से भी कम रहा था। हिलसा सीट पर RJD प्रत्याशी को सिर्फ 12 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। कई सीटों पर 200, 500, 1000 वोट से भी नतीजे तय हुए थे।
राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी भी बड़ा फैक्टर बन सकती है। अनुमान है कि पीके हर सीट पर 1000 से 3000 वोट काट सकते हैं, जो करीबी मुकाबलों में निर्णायक हो सकता है। अभी तक के लिए बस इतना ही। बाकी की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए आरकेबी न्यूज़ के साथ। मैं जिया सक्सेना अब आपसे अनुमति लेना चाहती हूँ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।